गरीब ससुराल वालों ने नए साल पर खाया 10 तरह का पकवान। दादी माँ, दादाजी, माँ, पिताजी पकवान खाना शुरू करते हैं। इन पकवान में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इस 10 तरह के पकवान को खाने के लिए बेताब हूँ। मैं तो सबसे पहले चिकन बिरयानी खाऊंगा। ये तो देखने में ही काफी ज्यादा लजीज लग रही है। चलिए ना दादाजी, खाना शुरू करते हैं। हाँ मेरे प्यारे पोते पोती, हम सब लोग 10 तरह का पकवान खाएंगे, मगर उससे पहले हम ऊपर वाले का शुक्रगुजार करेंगे, जिसकी दया से हमें नए साल में भरपूर से पकवान दिया है। हे ईश्वर, हम तेरा लाख लाख शुक्रगुजार करते हैं जो तूने हमारी उम्मीद से बढ़कर हमको दिया है। इसके बाद बहू सभी की थालियों में पकवान परोसती और सभी के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कुराहट और खुशहाली थी। आखिर क्यों ये गरीब परिवार पकवानों को देखकर इतना ज्यादा खुश थे, जैसे उन्हें खजाना या सोना चांदी मिल गई हो। जैसे ही सब लोग शाही पकवान के निवाले खाते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। ये शाही पनीर खाने में कितना लजीज लग रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये मटन कोरमा तो सबसे स्वादिष्ट बना है। अरे रेवती, तुम भी खाओ। खाली हम सबको क्यों देख रही हो? बस देख रही हूँ। ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। आज मेरे परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। एक आज का दिन है और एक वो भी वक्त था जब हमने कितने दुख गरीबी देखे थे। क्या कुछ नहीं सहा, क्या कुछ नहीं झेला। जहाँ फूस और मिट्टी के पुश्तैनी मकान में श्यामलाल का गरीब परिवार, जिसमें पति पत्नी, बेटा बहू, पोता पोती, इसके अलावा एक बेटी और बेटा भी रहते हैं। रसोई की छत गिर जाने की वजह से ठंडी ठंडी हवा में कपकपाते हुए गरीब बहू रीता चूल्हा सुलगा रही होती है। पिछले आधे घंटे से चूल्हा जलाने का जतन कर रही हूँ, चूल्हा भी नहीं जल रहा है। ऊपर से आसमान से बारिश की तरह ओस गिर रही है। अरे रीता, क्या करने लग गई? 2 घूंट लाल चाय बनाने में इतना लेट लगा दिया। अरे दिहाड़ी पर जाना है मुझको और बाबूजी को। अरे तुम बाप बेटों की ट्रेन छूट रही है। एक गैस चूल्हा क्यों नहीं खरीद कर ला देते हो? कितनी कठिनाई से खाना बनाती है बेचारी। पता है 4 दिन से उपले पाथ रखे हैं, उपले भी नहीं सूख रहे हैं, ना धूप भी निकल रही है। अरे भाग्यवान, अब तुम सवेरे सवेरे शुरू मत हो जाओ। एक तो ठंड में पहले ही काम धाम नहीं है, घर में नमक रोटी भी खा रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। मजदूर लोग भूखों मर रहे हैं। पूरे लेबर चौक पर सन्नाटा छाया हुआ है सर्दी के मारे। फिर भी हम दोनों इतनी ठंड के मौसम में घर से निकलते हैं काम पर जाने के लिए। हाँ, तुम दोनों बाप बेटे महान काम कर रहे हो। हम औरतों को घर के अंदर बिठाकर जैसे रोज रोज 56 भोग खिला रहे हो ना। हे भगवान, इस औरत को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा। चल विपिन, मुझको नहीं पीना चाय। बाबूजी, चाय तो पी लीजिए। मुझको नहीं पीनी बहू, मेरे हिस्से की भी अपनी झगड़ालू सास को पिला दे चाय। ऐसा बोलकर ससुर पति घर से निकल जाते हैं और सास रोने लग जाती है। सारे मुसीबत की जड़ तो मैं ही हूँ, बुढ़िया हूँ। भगवान मुझको उठा भी नहीं लेता। मैं भी इस गरीबी भरे जीवन से निजात पा जाऊंगी। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी से हमारे लिए खाना बना दो। बनाती हूँ बच्चों, थोड़ा इंतजार करो। माँ जी, खाने में क्या बना दूँ? राशन तो है नहीं, मंगवा दीजिए। कहाँ से राशन मंगवा दूँ बहू? तेरे ससुर पैसे देकर नहीं गए। खैर ठहर, मैं तेरे देवर से मंगवा देती हूँ। सागर, जा बेटा लाला जी के पास से 1 किलो चावल और 100 ग्राम दाल ले आओ। अच्छा माँ, जाता हूँ। सागर लाला की दुकान पर आता है, जहाँ लाला बड़ी सी थाली में सर्दियों के मौसम के पकवान खा रहा था। पूरी थाली शाही पकवानों से सजी धजी थी। वाह भाई वाह, पकवान हो तो ऐसे कम से कम थाली 10 तरह के पकवानों से भरी हुई होनी चाहिए। मेरे मुंह से तो पानी आ रहा है। आज तो जम कर खाऊंगा। मीठे से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले गाजर का हलवा खाता हूँ, फिर खाऊंगा शाही पनीर और बटर वाली तंदूरी रोटी। वाह वाह भाई वाह, क्या गजब का गाजर का हलवा बनाया है। अरे देसी घी में ड्राई फ्रूट डालकर। सागर झोला लेकर लाला के सामने खड़ा हो जाता है और राशन मांगने लगता है। नमस्ते लाला जी, माँ ने बोला है थोड़ा राशन तोल दो। फिट्टे मुंह तेरे। अरे ओ सूरदास, बाहर बोर्ड लगा हुआ है, देख ले। आज नगद कल उधार। नया साल आने वाला है, अब पैसों में राशन पानी मिलेगा, समझा? चल जा, खाने दे मुझे। पकवानों का मजा किरकिरा कर दिया। सागर ललचाई नजर से पकवानों को देखते हुए खाली हाथ घर लौट आता है। क्या हुआ देवर जी, आप खाली हाथ लौट आए? राशन कहाँ है? लाला ने राशन नहीं दिया भाभी। ये सुनते ही बहू के भूख से बिलबिलाते दोनों बच्चे पूजा मुकेश रो पड़ते हैं।
तो क्या आज हमको भूखे रहना पड़ेगा माँ? नहीं पूजा दीदी, हम भूखे नहीं रहेंगे। माँ ने मुझसे वादा किया था सर्दी में हमारे घर में पकवान बनेगा। माँ तुम पकवान बनाओगी ना? ये सुनकर घर के सभी बड़े लोगों का दिल बोझ से भर जाता है। तभी पड़ोसन पद्मा, जो कि धनी औरत थी, वो कुछ पुराने चावल दे जाती है। अरे रीता, ये ले कुछ 4-5 किलो पुराने चावल पड़े थे मेरे घर में, वो मैंने नए साल की सफाई की है ना, तो रसोई में मिल गया। तुम लोग बनाकर खा लेना। मेरे घर में तो बासमती चावल बनता है, ये कोई खाता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। रीता देखती है कि चावल में घुन लगा हुआ है, जिसे देखकर उसे अपनी बदनसीबी महसूस होती है। कुल मिलाकर उसके परिवार की दशा इतनी बदतर थी कि कभी किसी त्योहार पर पकवान बनना तो दूर, अच्छा खाना खाने के लिए भी सबका दिल तरसता था। अड़ोस पड़ोस वाले उन्हें लाचार समझकर अपना पुराना सामान या सब्जी वगैरह उनके घर दे जाते, जिससे रीता मजबूर होकर ले लेती है। हाल फिलहाल पूरा परिवार पानी वाली दाल खिचड़ी खाकर गुजारा करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आंगन में उगी साग पात खाकर पूरा परिवार गुजारा करता है। तभी एक रात सब लोग खाने बैठे होते हैं। बाबूजी, विपिन जी, ये लीजिए आपकी थाली, आज मैंने साग रोटी बनाई है। फिर से वही घास फूस, मुझको नहीं खाना है ये। ऐसे बोलकर मुकेश गुस्से में थाली झटक देता है। मुकेश, इस तरह से खाने का अनादर नहीं करते। दादा और पापा कितनी मेहनत से कमाते हैं ना, चलो खा लो, ये भी अच्छा है। झूठ 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 बुआ, तुम झूठ बोलती हो। हमारे पड़ोसी के घर में डेली डेली पकवान बनता है। मुझको भी शाही पकवान खाना है। शाही पनीर, मटर पनीर, बिरयानी, शाही टुकड़ा, नान, रोटी, ये सारे पकवान हमारे घर में कभी नहीं बनता। काश मैं ऐसे गरीब घर में पैदा नहीं हुआ होता, किसी अमीर घर में पैदा हुआ होता, तो मुझको डेली डेली 10 तरह के पकवान खाने को मिलते। मुकेश के मुंह से नासमझी में निकला ये शब्द कमाने वालों के दिल पर गहरा चोट पहुंचाती है। रीता गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और खुद भी रोने लग जाती है। बदतमीज, बदमाश कहीं का, 10 तरह के पकवान खाना है तुझे, मैं खिलाती हूँ, रुक, ये ले, कहा। दादी, बुआ, बचाओ। बहू क्या कर रही है, जान ले लेगी क्या? अरे दोस्तों, हमारी गरीब तकदीर का है जो हमारे घर में 10 तरह का पकवान तो दूर, कभी एक तरह का पकवान भी आज तक नहीं बना है। इन बच्चों को मिला क्या है यहाँ पर? वह रात पूरा परिवार बिना खाए ही सो जाता है। देवर सागर अपनी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देता है और अगले दिन जब दोनों बाप बेटे काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो बोलता है, भैया, पिताजी, आज से मैं भी आप दोनों के साथ काम पर चलूंगा, क्योंकि मैं अपने मासूम भतीजे भतीजियों का दिल तरसते हुए नहीं देख सकता। अरे पगले, तू चिंता क्यों करता है? तेरा बड़ा भैया है ना, सब संभाल लूंगा। तू बस पढ़ लिख। इस नए साल पर हमारा परिवार 10 तरह का पकवान जरूर खाएगा, ये वादा है मेरा। ऐसा बोलकर दोनों काम के लिए निकल जाते। जहां रोड नए साल के लिए रंग बिरंगी लाइटों से सज रही थी, हलवाइयों की दुकानों पर भीड़ लगी थी, जबकि दोनों बाप बेटे काम तलाश रहे थे। बड़ी मुश्किलों से जाकर उन्हें गीली रेत उठाने का काम मिलता है। देखो, इस कड़ाके की ठंड के मौसम में ये गीली रेत उठाना अंगार उठाने के जैसा है। अभी भी सोच लो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, तुम चाहो तो मना भी कर सकते हो। नहीं साहब, हम ये काम करेंगे, मगर आपने जो कहा है कि आप हमें डेली की दिहाड़ी 500 रुपए देंगे, वो तो पक्का है ना? हाँ, बिल्कुल पक्का है। शुक्रिया साहब, लेकिन हमें पैसे 31 दिसंबर को दिलवा दीजिए, एक आखिरी अर्जी है हमारी। मालिक उनके बात पर हामी भर देता है। इधर रीता मजबूर होकर कोठी में नए साल के झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। इसी तरह से वक्त गुजरता है। रूखा सूखा खाकर तब किसी तरह गुजारा करते हैं और आखिरकार उनको उनकी मेहनत का फल मिल जाता है। सब पैसे लेकर घर में सारा सामान जुटा कर ले आते हैं, जहाँ घर की औरतें 10 तरह के पकवान बनाती हैं। बच्चे खुश होते हैं। ओ बल्ले बल्ले, आज तो हमारे घर में 10 तरह के पकवान बन रहे हैं, मजा आएगा, मैं तो बहुत सारा खाऊंगी। कोरमा तैयार हो गया, चिकन बिरयानी भी बन गई। कविता, तुम जरा दूध देख लेना शाही टुकड़े के लिए, तब तक मैं तंदूर की रोटी लगा लेती हूँ। जी भाभी, साथ में गाजर का हलवा भी बना लेते। ठंड के मौसम में गाजर के हलवे के बिना तो सारे पकवान अधूरे हैं। नेकी और पूछ पूछ बना लेते, और केक के बिना तो नए साल की खुशियां अधूरी हैं, तो केक भी जरूर बनाएंगे। नए साल का दिन है, मौका भी है, दस्तूर भी। कुछ देर में 10 तरह का पकवान बनाकर ससुराल वालों के सामने वो पेश करते और सब लोग खुशी खुशी खाना शुरू करते हैं। जहां पूरा ससुराल बीती जिंदगी के रंजो गमों से बाहर आता है और सब लोग 10 तरह के पकवानों का लाभ उठाते हैं। माँ, मुझको थोड़ा और चिकन बिरयानी डाल दो। हाँ मेरी प्यारी बिटिया रानी, ये लो, दिल खोल कर खाओ, पेट भर कर खाना। अरे रीता, मुझे थोड़ा कोरमा और नान रोटी देना।
बहू, मुझे थोड़ा गाजर का हलवा डालना। बहुत स्वादिष्ट बना है। जी बाबूजी, ये लीजिए। मेरा तो पेट हाउसफुल हो गया 10 तरह का पकवान खाकर बहू। अभी तो नए साल का केक काटना बाकी है। सब लोग केक खाएंगे, इतने प्यार से बनाया है। आखिर में खुशी खुशी सब लोग मिलकर केक काटते हैं और केक खाकर नए साल का जश्न मनाते हैं। नीलम नाक पर साड़ी का पल्लू रखते हुए, छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है इस गटर के पास। इस गंदे और बदबूदार गटर के सामने हम लोग कैसे रहेंगे? क्या करोगी बहू? जब दुखों का पहाड़ टूटता है तो इंसान कहीं का नहीं बचता, और किसे पता था कि हमारे साथ ये सब होगा। न जाने किसकी नजर लगी मेरे हंसते खेलते परिवार को। न जाने भगवान ने मेरे बेटे गोपाल की किस्मत में क्या लिखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था इन लोगों के साथ जिसकी वजह से इन्हें अपना सब कुछ छोड़ के गटर के पास झोपड़ी बनाकर रहना पड़ रहा है? आइए जानते हैं कहानी के पिछले भाग में। गोपाल का पूरा परिवार किराए के घर में रहता था। गोपाल कड़कड़ाती ठंड में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। आ गए आप? आज कुछ कमाई हुई या नहीं? कितनी दिहाड़ी मिली आज आपको? आज भी मैंने न जाने कितनी सड़कों के गटर साफ किए, लेकिन फिर भी क्या बोलूं नीलम, आज फिर कुछ खास कमाई नहीं हुई। आज फिर 300 रुपए से ज्यादा नहीं मिले। इतने पैसे में मैं कैसे पूरा महीना निकालूंगी? ऊपर से महीना भी होने वाला है। मैं मकान का किराया कैसे निकालूंगी? बेटा गोपाल, मेरी ये कुछ दवाइयां हैं जो काफी समय से खत्म है, लेकिन मैंने तुझे बताया नहीं। लेकिन अब इस दवाई के बिना मेरे हाथ पैरों का दर्द बराबर बना रहता है। पिताजी, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? रुकिए, मैं अभी आपकी दवाई लेके आता हूँ। नीलम उसके हाथ में पैसे दे देती है और सुरेश मेडिकल की दुकान पर जाता है। तभी मकान मालकिन वहां आती है। तुम्हारे पूरे परिवार को रहने के लिए घर क्या दे दिया? तुम लोगों ने इसको धर्मशाला ही समझ लिया है। आखिर कब दोगे तुम लोग मेरे घर का सारा किराया? बस कुछ समय की मोहलत और दे दो कमला। मेरा बेटा धीरे धीरे करके तुम्हारा 1-1 रुपया चुका देगा। बस कुछ दिन की मोहलत दे दो। इतनी रात को छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी? अब मैं तुम लोगों की एक नहीं सुनने वाली। न जाने कब से सुन रही हूँ कि आज नहीं कल, कल नहीं आज दे दूंगी रुपया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कभी मेरे घर का किराया दे पाओगी। अभी के अभी मेरा घर खाली करो। और रात की कड़कड़ाती ठंड से मकान मालकिन गोपाल के परिवार को घर से बाहर निकाल देती है। गोपाल दवाई लेके आता है तो देखता है कि उसका पूरा परिवार सड़क पर है। नीलम गोपाल को सब कुछ बताती है। बाहर ठंड भी बहुत पड़ रही थी। पूरा परिवार सामान लेके कुछ कदम आगे बढ़ते हैं, तभी गोपाल के पिता के पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। अगले दिन सुबह आसपास के लोग उनको देख के कहते हैं, ये कौन से लोग आके हमारे यहाँ बस गए हैं? यही गटर का गंदा पानी बहता है और यही ये लोग झोपड़ी बना के रह रहे हैं। इस तरह से तो ये लोग हमारे आसपास का सारा मोहल्ला गंदा कर देंगे। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन आरती बाजार से सब्जी लेने जाती है। आरती सब्जी ले ही रही होती है कि तभी दुकानदार, अरे दूर हटो मेरे ठेले से, जरा हालत तो देखो अपनी। इतने मैले कपड़े, तुम वही हो ना जो गटर और नाली के पास रहती हो? अरे छूना बेईमान मेरी सब्जियों को। पता नहीं कहां कहां से लोग बाग मुंह उठा के चले आते हैं। आरती निराश होकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गोपाल नालियों को साफ कर रहा होता है और जब वो घर आता है तो उसके बदन पर नालियों के काले धब्बे लगे होते हैं और बदन से बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती, जिसे देख के आस पड़ोस के लोग उससे घिन करने लगते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश आने की वजह से गटर भर जाता है और गटर का गंदा पानी झोपड़ी में आने लगता है। न जाने कैसा ससुराल मिला है मुझे। इस गटर की झोपड़ी में ससुराल मेरी दुश्मन को भी न दे भगवान। मुझे माफ कर दो नीलम, मैं तुम्हें और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा, पर मैं पूरी कोशिश करता हूं कि सब जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक दिन नीलम का छोटा बेटा भूख से बेहाल हो रहा था और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। नीलम कटोरा लेके बगल के घर में खाना मांगने जाती है। कोई है घर में? औरत घर से बाहर आती है और दरवाजे पर नीलम को देख के कहती है, तू तो वही है ना जो नाली और गटर के बगल में रहती है? हे राम, देखो तो कितनी अजीब बदबू आ रही है। राम 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 राम, दूर हट मेरे दरवाजे से। माफ करिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरा छोटा बेटा भूख से तड़प रहा है। अगर कुछ है खाने को तो मुझे खाने को दे दीजिए, आपका भला होगा। कह दिया ना, नहीं है कुछ भी, जा यहाँ से। अब मुझे अपना पूरा घर धोना पड़ेगा। राम 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 राम, सारा घर अशुद्ध कर दिया।
अगले दिन सुबह हमेशा की तरह आज भी गोपाल इस ठंड में गटर की सफाई करने जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि बड़े से गटर के अंदर एक छोटा गाय का बछड़ा गिर जाता है। ये देख गोपाल भाग के गटर से कूदता है और पूरी कोशिश के साथ उसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन उस छोटे गाय के बच्चे के शरीर पर जख्म देख गोपाल बछड़े को जानवरों के अस्पताल ले जाता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा प्यारे बछड़े, मैं हूं ना। डॉक्टर गाय का बछड़ा देखते हैं और डॉक्टर गाय का इलाज करते हैं। इंजेक्शन और दवाई लगाकर उसे ठीक करते हैं। कुछ लोग गोपाल की वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। गोपाल उस बछड़े को गोद में लेके अपनी झोपड़ी के पास आता है। गोपाल के झोपड़ी के सामने एमसीडी वालों की भीड़ लगी होती है। गोपाल को देख एमसीडी वाले कहते हैं, गोपाल कहाँ थे तुम? हम सब लोग तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। सरकारी मजदूरी के साथ जानवरों की जान भी बचाने लगे हो। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। वहीं जहां सब लोग तमाशा देख रहे थे वहां तुमने अकेले ही एक जानवर की रक्षा की। मुझसे बछड़े की हालत नहीं देखी जा रही थी। जैसे हम गटर साफ करने वालों की कोई परवाह नहीं करता, वैसे उस बछड़े की किसी ने नहीं की। लेकिन मुझ गरीब से जितना हो पाया मैंने उस बेजुबान जानवर के लिए किया और करता रहूंगा। मुझे गर्व है कि आज भी तुम जैसे लोग हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं। बहुत ही कम लोग हैं आजकल ऐसे। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? और आप लोग यहाँ कैसे? मैं कब से आपसे मिलना चाहता था। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपके काम को भी बहुत पसंद करता हूँ। सारे सोशल मीडिया में तुम्हारी वीडियो पहुंच चुकी है। लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं और तो और तुमसे मिलना तक चाहते हैं। और तुम ही नहीं, अब मैं और पूरा समाज तुम्हें पसंद करता है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे इस काम की वजह से मुझे आपसे मिलने का मौका मिला और मेरे परिवार वाले भी आपको बहुत पसंद करते हैं। गोपाल के सभी परिवार वाले एमसीडी डिपार्टमेंट वालों से मिलते हैं। तभी एमसीडी डिपार्टमेंट के लोग बोलते हैं, तुम्हारे इस काम के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। लेकिन मैं आपके द्वारा इस पूरे समाज से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। 21वीं सदी के इस दौर में अभी भी लोग गटर साफ करने वाले, नालियां साफ करने वालों को अछूत और हीन भावना से देखते हैं, जबकि हम तो लोगों की गंदगियां ही साफ कर रहे हो। और हमसे घिन और नफरत कैसी? बस हमें भी इंसान की नजरों से देखा जाए, हम इतना ही चाहते हैं। एमसीडी डिपार्टमेंट वाले उसके पूरे परिवार को रहने के लिए घर देते हैं और गोपाल को भी गटर की सफाई के काम में सुपरवाइजर बना देते हैं। और गोपाल अब मोटी तनख्वाह कमाने लगता है और वो अपने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगता है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे अगर आप गोपाल की जगह होते तो क्या करते? उस गाय के छोटे बच्चे को बचाते या हाथ पर हाथ रख के देखते रहते? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।